हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का D24 एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मिलेंगे जनरल नॉलेज के टोटल 300 प्रश्न जो सभी सब्जेक्ट से लिए गए हैं। यदि आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं जैसे एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आपको सभी सब्जेक्ट से प्रश्न लिए गए हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और पुस्तक एंड लेखक, महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण त्यौहार से भी प्रश्न लिए गए हैं। तो यदि आप अपने जीके जीएस को कंप्लीट मजबूत करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। और यहाँ पे पहला प्रश्न पूछ रहा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था। तो सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1946 में, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। यदि आपसे महीना भी पूछे तो बताना है कि वर्ष 1946 के नवंबर महीने में संविधान सभा का गठन हुआ था, ठीक है। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। आपका दूसरा प्रश्न है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो सही जवाब हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 में, विकल्प ए सही जवाब यहाँ पे होगा। आपका तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी का मतलब होता है थोड़े देर के लिए, थोड़ी समय के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष थे आपके विकल्प सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो अस्थायी रूप से अध्यक्ष थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आपका चौथा प्रश्न है कि निम्न में से किन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो अस्थायी चुना गया था आपको राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था, विकल्प डी यहाँ पे सही जवाब होगा। आपका पांचवा प्रश्न है संविधान की किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आपका अगला प्रश्न है 6 नंबर कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। तो समवर्ती सूची की जो प्रेरणा है वो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। इसको याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछता है। समवर्ती सूची जो लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए हैं आपके विकल्प बी आयरलैंड से लिए गए हैं, इसको याद रखना, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व किससे लिए गए हैं। तो आयरलैंड देश से लिए गए हैं। आपका अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी सोवियत संघ, ठीक है। सोवियत संघ से लिया गया है। सोवियत संघ का मतलब होता है रूस देश से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का ग्रहण किया गया है, मौलिक कर्तव्य, ठीक है। चलिए आपका अगला प्रश्न है जो 10 नंबर है संविधान संशोधन की प्रणाली किस देश से प्रेरित है। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है संविधान संशोधन की प्रणाली। अब देखिए संशोधन का मतलब क्या होता है कि संविधान में बदलाव किए जा सकते हैं परिस्थिति अनुसार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं जो 11 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो एकल नागरिकता का जो प्रावधान है लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। ब्रिटेन से लिया गया है, विकल्प बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी जापान से ग्रहण किया गया है, ठीक है। जापान से ग्रहण किया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किया गया है। तो जापान से। आपका अगला प्रश्न है जो 12 नंबर प्रश्न है कि आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग संस्थान स्थित है आपके पुणे में। अब पुणे कहाँ है। तो महाराष्ट्र राज्य में है, ठीक है। आपका 13 नंबर प्रश्न है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल का गठन कब हुआ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसमें से कोई भी राइट आंसर नहीं है दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, कोई भी राइट आंसर नहीं है। इसका जो गठन हुआ था 1962 में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा 1962 में गठन हुआ था भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें से कोई भी नहीं है, ओके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं जो आपका 14 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष हैं। अब देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद होता क्या है। तो ये भारत में
भारत में विकास और आर्थिक नीतियों से जुड़े मामलों पर निर्णय लेने वाली एक सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद। ओके, अगला प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1969 में। 1969 में हुआ था। अब व्यावसायिक बैंक होता क्या है? तो लाभ कमाने के उद्देश्य से काम में करने वाली वित्तीय संस्थाएं होती है व्यावसायिक बैंक। ठीक है, चलिए आपका जो 16 नंबर प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? तो विकल्प ए रायपुर है। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। चेचक के लिए टीके का विकास किया था, तो चेचक के लिए टीके का विकास किसने किया था जी? तो एडवर्ड जेनर ने किया था। विकल्प बी यहाँ पे सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है कि असम में मकर संक्रांति के दिन निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो मकर संक्रांति के दिन असम में मनाया जाता है आपका माघ बिहू। माघ बिहू जो त्यौहार है ये मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में लुम्बिनी महोत्सव आमतौर पर कहाँ मनाया जाता है? तो लुम्बिनी महोत्सव मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। विकल्प ए सही जवाब होगा। आपका 19 नंबर प्रश्न है, 20 नंबर जो है कि बोबली बीड़ा किस राज्य का एक प्रसिद्ध संगीत वाद्य यंत्र है? तो बोबली बीड़ा जो है ना ये आपकी है आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश के। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो अक्रिय गैस है ऑर्गन। विकल्प सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, सर्वाधिक मात्रा में। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील है, तो दोस्तों यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि मीठे का या खारा का। तो देखिए अगर सबसे बड़ी की बात कर दे तो सबसे बड़ा है हमारा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो झील है ना सबसे बड़ा है। विकल्प बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। लेकिन ये जो झील है ना खारे पानी वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि क्षेत्रफल लगभग आपको 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है और ये कहाँ पर स्थित है? तो यह यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित है और इसकी सीमा 5 देश से जैसे कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान से लगती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अगर ये पूछा होता कि सबसे मीठे जल की कौन है बड़ी झील, तो सुपीरियर झील हो जाती है। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है? तो पदार्थ जो जनरली पाए जाते हैं आपको ठोस, द्रव्य और गैस के रूप में पाए जाते हैं, लेकिन चौथी अवस्था है आपका प्लाज्मा। ठीक है, चौथी अवस्था है प्लाज्मा। विकल्प ए सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने प्रतिपादित किया था आणविक सिद्धांत को। आपका अगला प्रश्न है परमाणु का द्रव्यमान किन मौलिक कणों पर निर्भर करता है? तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन पे। आपको पता है कि न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, प्रोटॉन पे धनात्मक आवेश होता है, वहीं इलेक्ट्रॉन पे ऋणात्मक होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी? तो आपको पता है कि रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, लेकिन किन कणों की सहायता से? तो अल्फा कण की सहायता से। विकल्प डी यहाँ पे सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन 1946-47 के दौरान अंतरिम सरकार में भारत के वित्त मंत्री थे? तो सही जवाब हो जाएगा लियाकत अली खां। लियाकत अली खां। विकल्प ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, अंतरिम सरकार के वित्त मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो संविधान का प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो सही जवाब हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। विकल्प ए सही जवाब यहाँ पे होगा। आपका अगला प्रश्न है कि पादप शरीर की आकृति में वृद्धि का कारण क्या होता है? तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी अग्रस्त विभज्योतक। ठीक है, अग्रस्त विभज्योतक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जो 30 नंबर प्रश्न है कि रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी 1917 में रूसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। आपका अगला प्रश्न है चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी 1949। 1949 चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? तो आपको पता है कि हिटलर ने दिया था।
और हिटलर पूरी दुनिया पे कब्जा करना चाहता था। वो बोल रहा था कि पूरी दुनिया और एक ही नेता होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसने नारा दिया था एक राष्ट्र एक नेता, ठीक है, अर्थात एक देश में केवल एक नेता होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, लौह एवं रक्त की नीति को अनुसरण किया था। आपका अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ? तो महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु। तो महात्मा बुद्ध को मृत्यु कहाँ पे प्राप्त हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा कुशीनगर में, कुशीनगर, विकल्प डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, विकल्प डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आपका देखिए यहाँ पे जो कुशीनगर है ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा मंगल ग्रह को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन भारत आया था आपको वर्ष 1942 में, वर्ष 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन ये शुरू हुआ था, ठीक है, जिसमें महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है आपको 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको पता है कि महात्मा गांधी जी ने किया था। यह दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटे थे। फिर उसके बाद में बिहार के चंपारण में पहला सत्याग्रह शुरू किए, फिर उसके बाद में खेड़ा सत्याग्रह शुरू किए गुजरात में, ठीक है। फिर उसके बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन शुरू किए थे, ठीक है, 1920 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 40 नंबर प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी 1936 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन अवध किसान सभा से संबंधित थे हो जाएगा, ठीक है। तो कौन अवध किसान सभा से संबंधित थे? तो सही जवाब हो जाएगा बाबा रामचंद्र, विकल्प डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष में किस देश की सहायता से भेजा था? तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी रूस देश की सहायता से भेजा था, ठीक है, रूस देश की सहायता से भेजा था 1974 ईस्वी में। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा था? तो मौसम उपग्रह कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी मैटसेट यहाँ पे सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है कि पूना पैक्ट समझौता का संबंध था। तो पूना पैक्ट समझौता का संबंध जो था दलित वर्ग से था, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी भागीरथी जो है आपका नदी, इस पर अवस्थित है टिहरी बांध परियोजना। आपका अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो सही जवाब इसमें से हो जाएगा महानदी पर हीराकुंड बांध परियोजना अवस्थित है, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि लाल क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो लाल क्रांति यहाँ पे देखिए लाल कौन है भाई? तो टमाटर लाल होता है, विकल्प डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों टमाटर ही सही आंसर होगा, ठीक है ना, टमाटर से ही संबंधित है लाल क्रांति। मैंने रंग देख के नहीं बताया है, एक्चुअली में लाल क्रांति जो है टमाटर से ही आपको संबंधित है। अगला प्रश्न है कि नेपाल की सीमा से भारत का कौन सा राज्य संलग्न है, अर्थात कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है नेपाल की सीमा से? तो सही जवाब हो जाएगा इसमें से बिहार तो जुड़ा है, उत्तराखंड भी जुड़ा है, उत्तर प्रदेश भी जुड़ा है, तो ये सभी राइट आंसर हो जाएगा, विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा असम की राजधानी है? तो असम की जो राजधानी है आपकी राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी दिसपुर, असम की राजधानी दिसपुर है। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से एक कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा नहीं है? तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा आपका गोवा जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, और गोवा में केवल 2 ही जिले हैं, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या भी है। अब चलिए यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे भारत का सबसे बड़ा न्यायिक संस्था है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में लिया गया फैसला
अंतिम रूप से होता है। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं इनकी सेवा करने की उम्र जो है अधिकतम 65 वर्ष है। ठीक है, फिर इसके निचले सदन जैसे होता है उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय जो होता है राज्य स्तरीय होता है, केंद्र शासित प्रदेशों में तक फैला रहता है। उच्च न्यायालय में जो फैसला दिया गया है उस फैसले को आप फिर से सर्वोच्च न्यायालय में भी सुन सकते हो, सुनवाई करवा सकते हो। ठीक है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति कितनी होती है, तो 65 वर्ष, और उच्च न्यायालय की तो 62 वर्ष होती है। ठीक है, इसको याद रखना है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है। तो भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र जो है आपका तारापुर परमाणु संयंत्र है। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। और तारापुर कहाँ है भाई, तो ये महाराष्ट्र राज्य में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। देखिए अशोक, जो सम्राट अशोक के जितने भी शिलालेख मिलते हैं उन पर ब्राह्मी लिपि से लिखी गई है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि से। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों विवेकानंद जो रॉक मेमोरियल है ये स्थित है आपके भारत के दक्षिणतम बिंदु जो दक्षिणी किनारा है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ है, तो तमिलनाडु में। तो विकल्प डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, तमिलनाडु में। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि भारत के किस समाचार पत्र को यूनेस्को किंग सेंजोंग पुरस्कार 2019 मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है तो सभी सही जवाब हो जाएगा खबर लहरिया को, खबर लहरिया को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पूछा गया है कि अप्रैल 2015 में किस भारतीय बैंक ने एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार 2015 जीता है। तो सही जवाब हो जाएगा भारतीय महिला बैंक ने जीता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इसको याद रखिएगा, एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार 2015। ठीक है, करंट अफेयर में आता है लेकिन ये बात हो गई 11 साल पहले की। आपका अगला प्रश्न है कि 2014 ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता, फिर से पढ़ते हैं, 2014 ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता बालचंद्र नेमदे किस भाषा के लेखक हैं। तो सही जवाब हो जाएगा मराठी भाषा के लेखक हैं। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था। तो सही जवाब हो जाएगा संघमित्र को भेजा था। विकल्प बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो सही जवाब हो जाएगा एक अंग्रेज था। किसने पढ़ा था जी, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। विकल्प सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था। तो बुद्ध का समकालीन, बुद्ध को कौन मानने वाला था, तो ये आपका बिंबिसार था, बिंबिसार था। विकल्प बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे। तो सही जवाब हो जाएगा सबसे प्रमुख इंद्र थे। इंद्र देवता ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा वर्णित थे। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं। देखिए दोस्तों ये सत्यमेव जयते है ना, जो आपका नोट होता है या भारत के प्रतीक चिन्ह है ना, अशोक स्तंभ, उस पर लिखा होता है सत्यमेव जयते। ये लिया गया है आपको मुंडकोपनिषद से। विकल्प बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है। तो पुराणों की कुल संख्या 18। विकल्प बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी पशुपालन, पशुपालन। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा लैक्टिक एक। ठीक है, विकल्प ए लैक्टिक अम्ल। अगला प्रश्न है कि वे पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है। तो जो नीला से लाल बनाता है ना, उसको बोला जाता है अम्ल। ठीक है, वो अम्ल होते हैं। ठीक है, वे पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। तो विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो सही जवाब हो जाएगा विरंजक चूर्ण बनता है।
व्यंजक चूर्ण बनता है, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी कांसा कहते हैं, कांसा कहते हैं, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी सोल्डर। सोल्डर जो मोबाइल में सोल्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है, वायर को सोल्डिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो बना होता है सीसा और टीन की। चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। यदि आप किसी लोहे पर भाप से अभिक्रिया कराओगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो यहाँ पे 2n² होता है, ये सूत्र होता है 2n²। तो अधिकतम संख्या हो सकती है आपका 8, अधिकतम 8 होगी, विकल्प बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे विभाजित नहीं किया जा सकता है? तो आपको पता है कि सबसे जो छोटा कण है वो परमाणु होता है, और परमाणु के अंदर 3 कण पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ें होती है फोटोन भी, फोटोन, ठीक है, जो यहाँ पे परमाणु के नाभिक के अंदर ही पाया जाता है फोटोन। तो यहाँ पे इसको और विभाजित नहीं किया जा सकता, ठीक है, और विभाजित नहीं किया जा सकता। विकल्प अगला प्रश्न है कि रेडियो सक्रियता की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? तो सही जवाब हो जाएगा हेनरी बैकरल ने की थी, हेनरी बैकरल ने की थी, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए फैराडे ने की थी, फैराडे ने की थी। आपका अगला प्रश्न है किस तत्व को रसायन में आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है? तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन सभी जगह पाए जाते हैं, जैसे कार्बन हो गया। अगला प्रश्न है कि किसने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की थी? किसने बताया था कि जो ब्रह्मांड है धीरे धीरे ये विस्तार कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एडविन हबल ने बताया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा खगोलीय पिंड के नाम से जाना जाता है, खगोलीय पिंड, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि पृथ्वी अपनी ही धुरी पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? देखिए दोस्तों, जो पृथ्वी होती है अपने ही धुरी पर ये घूमती रहती है और पूरे 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो मान लीजिए कि एक चक्कर पूरा करती है तो कितना घूम रही है? 360 डिग्री घूम रही है। तो 24 घंटे में 360 घूम रही है, तो 24 से भाग करा देंगे किसमें? 360 में, तो हमें जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा? वहीं 1 घंटे की कोण हो जाएगी, तो 1 घंटे में 15 डिग्री, ठीक है, विकल्प डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। किसके कारण पृथ्वी के मौसम में सभी परिवर्तन होते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी सूर्य के कारण। सूर्य के कारण ही पृथ्वी के मौसम में परिवर्तन होते हैं। आज आपका अगला प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सही जवाब हो जाएगा 8.3 मिनट, 8.3 मिनट, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह है आपका तो बुध है, बुध ग्रह है, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील? तो मीठे जल की झील है आपका सुपीरियर झील है, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि किसने अपनी पुस्तक सेलेस्टियल बॉडीज के लिए 2019 मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो सही जवाब हो जाएगा जोख अलर्थी ने, जोख अलर्थी, विकल्प ए सही जवाब यहाँ पे होगा। अगला प्रश्न है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2019 के विजेता अबी अहमद अली का संबंध किस देश से है? तो सही जवाब हो जाएगा इथोपिया से है, इथोपिया से है, विकल्प ए सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2019 किसने जीती? तो सही जवाब हो जाएगा हम्पी कैनेरू ने जीती है, हम्पी कैनेरू ने जीती है, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? तो भारत रत्न से सम्मानित कौन नहीं है? तो महात्मा गांधी भारत रत्न से सम्मानित नहीं है, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को वर्ष 2022 में परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए नीरज चोपड़ा को, नीरज चोपड़ा को, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था?
तो राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किया था दादा भाई नौरोजी ने, विकल्प सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है। तो किसी देश का आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर करता है, बाजार के आकार पर निर्भर करता है, पूंजी निर्माण पर निर्भर करता है। तो इनमें से सही सभी जवाब हो जाएगा, विकल्प डी सही आंसर होगा। आपका अगला प्रश्न है कि मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है। तो मुद्रा आपूर्ति नियंत्रित की जाती है, विकल्प डी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, क्योंकि ये भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत का केंद्रीय बैंक भी है। ठीक है, इसका स्थापना 1934 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। और 93 में प्रश्न है कि जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है। प्रदेश के मतलब राज्य पूछ रहा है, तो राज्य हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है जूट उत्पादन में सबसे ज़्यादा अग्रणी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है। तो भारत में किस राज्य को, तो सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। तो पहली बार परमाणु बम फेंका गया था जापान पर, और जापान के 2 शहर पर फेंका गया था। पहला फेंका गया था आपको हिरोशिमा पे फेंका गया था। ठीक है, 6 अगस्त को फेंका गया था, 6 अगस्त 1945 में फेंका गया था। फिर दूसरा जो फेंका गया बम आपको 9 अगस्त को फेंका गया था नागासाकी पे। ठीक है, तो हिरोशिमा पे पहली बार फेंका गया था, विकल्प यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो ओजोन परत पाई जाती है आपको समताप मंडल में पाई जाती है, विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे, गोपाल कृष्ण गोखले, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि डेसिबल शब्द किससे संबंधित है। तो ध्वनि से संबंधित है, विकल्प सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। तो शांत घाटी का मतलब होता है साइलेंट वैली, तो साइलेंट वैली है आपका केरल राज्य में, विकल्प बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी 6 वर्षों का होता है, 6 वर्षों का होता है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल द्वारा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। ओके, 101 नंबर प्रश्न है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी लंदन में हुआ था। दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन का मतलब होता है कि पहली बार एक गोलाकार मेज पर सभी लोग बैठे हुए थे, गोलाकार मेज था और कुर्सी लगाकर यहाँ पे बैठे हुए थे। ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ था, तो ये लंदन में हुआ था। ठीक है, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। पूछ रहा है कि पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी फ्लोएम के द्वारा होता है, फ्लोएम प्रक्रिया द्वारा पौधे में भोजन का परिवहन होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए 1935 में हुई थी। आपका अगला प्रश्न है कि कौन सा शहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान साबरमती आश्रम के लिए प्रसिद्ध था। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी अहमदाबाद प्रसिद्ध था, अहमदाबाद प्रसिद्ध था। अहमदाबाद कहाँ है, तो गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर विधान चंद राय के जन्मतिथि पर डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, विधान चंद राय के जन्म दिवस पर। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है। तो डाकिया का सबसे बड़ा जाल पाया जाता है आपका भारत में पाया जाता है, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि OMR का पूर्ण रूप क्या है। तो दोस्तों OMR एक कंप्यूटर का यंत्र होता है जिसके ये इनपुट डिवाइस होता है। ठीक है,
जिसके द्वारा जो OMR शीट पर चिन्हित किए गए गोले होते हैं उनको पहचानता है, काउंट करके कंप्यूटर में भेजता है। तो OMR का जो पूर्ण रूप होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। विकल्प बी सही जवाब यहाँ पे होगा। आपका अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो नारा दिया था, तो ये आपको 1943 में था। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा 1943। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है, तो सही जवाब हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। विकल्प ए सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है कि जैन सूत्र में कितनी लिपियां उल्लेख है, कितनी लिपियों का उल्लेख है, तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी 18 लिपियों का उल्लेख है। आपका अगला प्रश्न है कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है, तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान स्थित है आपके मैसूर में है, मैसूर में स्थित है। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई, तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी 1988 में हुई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है, तो नवोदय विद्यालय में दाखिला आपको 6ठी क्लास से होता है। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, इसको मार्क कर लीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी 1985 में हुई थी। विकल्प बी सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो देखिए सोन नदी सहायक है, गंडक भी है और कोसी भी है। यहाँ पे स्वर्ण रेखा जो नदी है ये सहायक नहीं है गंगा की, तो विकल्प ए सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो पशु चिकित्सा की बात कर रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इज्जत नगर में है, इज्जत नगर। विकल्प डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर आयोग कब पर नियुक्त किया, तो सही जवाब हो जाएगा सैंडलर आयोग कब शुरू हुआ था, तो 1917 में शुरू हुआ था। और एक प्रश्न और पूछता है कि सैंडलर आयोग किससे संबंधित है, तो शिक्षा से संबंधित है, आपको इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी तेलुगु। तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है जो 121 नंबर प्रश्न है कि देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है, तो सही जवाब हो जाएगा नागालैंड की। नागालैंड की जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। विकल्प ए सही जवाब यहाँ पे होगा। आपका अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है, तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी खड़ी बोली। खड़ी बोली, अमीर खुसरो का नाम आपने सुना होगा। ये खड़ी बोली जो भाषा है इनके विकास में ये अग्रणी भूमिका निभाया है। अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिए प्रदान किए जाते हैं, तो अर्जुन पुरस्कार जो प्रदान किए जाते हैं आपको खेल कूद से संबंधित। ठीक है, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर डॉन ब्रैडमैन यहाँ पे बात आ रही है, तो ब्रैडमैन एक खिलाड़ी का नाम है और किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। और बहुत चर्चित प्लेयर हैं ब्रैडमैन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, तो सही जवाब हो जाएगा क्रिकेट से ही संबंधित है। विकल्प सी यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि अपर कट किस खेल से संबंधित है, तो अपर कट भी क्रिकेट से ही संबंधित है। विकल्प बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। जब क्रिकेटर ऊपर की तरफ बैट चलाता है और पीछे की तरफ बॉल जाती है तो उसको अपर कट बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि सूर्य में ऊर्जा का नियंत्रण सृजन किस कारण होता है, तो देखिए जो नाभिक संलयन होता है, नाभिक संलयन, ठीक है, उस विधि में होता है। ठीक है, नाभिक संलयन विधि अर्थात न्यूक्लियर फ्यूजन में आपको राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य में ऊर्जा का नियंत्रण होता है, ठीक है, या सृजन होता है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये भी आपका नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पे ही संबंधित है, आधारित है। तो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, ठीक है, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया, इसमें भी नाभिक आपके संलयन होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि वह कण कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है, तो सही जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। अगला प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने किए थे, तो चैडविक ने किए थे। तो विकल्प डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि उन तत्वों को क्या कहा जाता है जिसमें समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं। तो समान संख्या में प्रोटॉन और भिन्न संख्या में न्यूट्रॉन तो समस्थानिक कहा जाता है। विकल्प डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि फलों का अध्ययन कहलाता है। तो सही जवाब हो जाएगा पोमोलॉजी। विकल्प बी सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पानी के नीचे ध्वनि रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कम लागत वाले माइक्रोफोन का नाम क्या है। तो जो पानी के नीचे ध्वनि उत्पन्न होता है या पानी के नीचे जो ध्वनि सुनी जाती है किस माइक्रोफोन से, तो उसका नाम है हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन से सुनी जाती है। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एलोस LAOLS, ठीक है, ओ यहाँ पे हो जाएगा एलोस सैटेलाइट, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एलोस सैटेलाइट विकसित किया है। तो किसने किया है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ESA। ESA का मतलब दोस्तों होता है यूरोपीय स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। यदि क्वेश्चंस फिर से समझ में नहीं है तो फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। और 134 प्रश्न है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने एओलस सैटेलाइट विकसित किया है। तो ESA कंपनी कहाँ की है, तो भाई यूरोपियन स्पेस एजेंसी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि मार्स सैंपल रिटर्न मिशन किन अंतरिक्ष एजेंसियों की पहल है। तो मार्स सैंपल रिटर्न मिशन जो है ये आपका नासा और ESA अर्थात अमेरिका और यूरोपीय संघ ने क्या किया है, मार्स सैंपल रिटर्न मिशन तैयार किया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उस रूप का क्या नाम है जो पिछले डेटा का उपयोग करके कार्रवाई कर सकता है। तो सही जवाब हो जाएगा जेनरेटिव AI, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो यदि आप किसी भी चैट GPT का इस्तेमाल करते हैं या AI का इस्तेमाल करते हैं, तो जब आप उससे प्रश्न पूछे, तो जब आप प्रश्न पूछ रहे हो तो उससे किसी भी समाज को हानि नहीं होनी चाहिए या किसी भी नागरिक को हानि नहीं होनी चाहिए। यदि हानि होती है तो आपका जो पुराना डेटा है जो आपने पूछा है उसको निकाला जा सकता है और उस पर कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है। तो ये जो होती है जो है रूप जनरेटिव AI होती है, AI होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस देश की कंपनी ALE ने कृत्रिम उल्का बौछार बनाने की योजना बनाई है। तो ये काम करता है जापान, ठीक है, ये कारनामे करते हैं जापान करता है। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। आपका प्रश्न है कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया था। तो यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक अस्तित्व में आया था। विकल्प डी 1923 में आया था। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया था। तो वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत देने वाले थे आपके एंगेल्स और कार्ल मार्क्स दोनों। तो विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा, A एवं B दोनों, ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी सामवेद को कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। तो इसका आंसर कमेंट में आप बताइए, ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न रिपीट किया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा नगर की खोज करने वाले थे विकल्प बी दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे दयाराम साहनी ने कब की थी। तो 1922 में किया था। 1922 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई। तो सही जवाब हो जाएगा मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर का नाम सुन लीजिए। इन्होंने क्या किया था, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत की थी। आपका अगला प्रश्न है कि ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा केरल में मनाया जाता है। विकल्प सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका किस वर्ष शामिल हुआ था। आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध चला था आपको 1914 से लेकर 1918 के बीच में, और जो अमेरिका शामिल हुआ था 1915 में शामिल हुआ था। विकल्प डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 1915। आपका अगला प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ, यहाँ पे थोड़ी सी आगे आते, ओके। तो जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के पश्चात हुआ। दोस्तों यहाँ पे कुछ ग्लिच आ रहा है, ठीक है, चलो। तो ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी प्राशा फ्रांस युद्ध। प्राशा फ्रांस युद्ध के पश्चात जर्मनी का एकीकरण हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं।
अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस एक पुस्तक का नाम है और इनके लेखक है विशाख दत्त। विशाख दत्त, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो सही जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स के, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी गुनार मायडल। गुनार मायडल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया है, अर्थात कोपरा? तो सही जवाब हो जाएगा 1986। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? तो नागरिकता का उल्लेख है आपके भाग 2 में है, ठीक है, भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, यहाँ पे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए एकल नागरिकता, ठीक है, एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। वहीं हम बात करेंगे अमेरिका की तो दोहरी है, और एकल नागरिकता का जो प्रावधान है कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन देश से लिया गया है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, विकल्प डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में वित्तीय आपात कितनी बार लगाया गया है? तो वित्तीय आपात का मतलब होता है कि भारत को दिवालिया घोषित कब कब किया गया है? तो दोस्तों एक बार भी नहीं, ठीक है, एक बार भी नहीं, विकल्प डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, कभी नहीं। अगला प्रश्न है कि भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल लागू किया गया है? आपातकाल का मतलब होता है इमरजेंसी, तो इमरजेंसी लागू किया गया है, विकल्प सी 3 बार, ठीक है, 3 बार लागू किया गया है। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि किस सभा का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो सही जवाब हो जाएगा राज्यसभा का जो सदस्य होता है ना, वो अध्यक्ष जो होता है ना, उस सभा का सदस्य नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है? तो 12 सदस्यों को नियुक्त कर सकता है, विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो करता है आपका सोलर सेल, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि भारत रत्न किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में, कला एवं साहित्य के क्षेत्र में, जन सेवा के क्षेत्र में, तो यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएगा, ये सभी, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा पद्म विभूषण हो जाएगा, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी? तो सही जवाब हो जाएगा नरगिस दत्त यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, पद्मश्री पाने वाली, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत के 2 सर्वोच्च वीरता पुरस्कार हैं? तो सही जवाब हो जाएगा परमवीर चक्र और अशोक चक्र, यहाँ पे विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि परमवीर चक्र का गठन किस वर्ष किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है? तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी, ये सभी गोदान, रंगभूमि, गबन, ये तीनों के तीनों मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है, तो डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1948 में गठित भाषाई प्रांत आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे एस के धर जी थे, इन्होंने 1948 में गठित भाषाई प्रांत आयोग का अध्यक्ष थे, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित भाषाई आयोग में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा गठित भाषाई आयोग में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो ये हमारे हो जाएंगे पोटी श्री रामुलु, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 168 नंबर के, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं? तो ये गोवा में है, ठीक है, गोवा में, विकल्प बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मणिपुर की राजधानी है? तो मणिपुर की राजधानी होती है इम्फाल, मणिपुर की क्या है? तो इम्फाल है, विकल्प ये सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे असम के देशपुर, आंध्र प्रदेश के ईटानगर और अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर के टूटने की क्रिया को कहते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे फिशन, ठीक है,
फिशन बोला जाता है, FISSION फिशन। अब आगे बात करेंगे जिसको बोलते हैं संलयन, ठीक है। अगला है कि 1970 में 1770 में बिहार में प्रांतीय परिषद की नियुक्ति की गई, जिसके अध्यक्ष थे, तो सही जवाब हो जाएगा जेम्स अलेक्जेंडर, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1767 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा रामनारायण को हटाकर किसे बिहार का नवाब दीवान बनाया गया, तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए राजा सिताब राय को, राजा सिताब राय। अगला प्रश्न है कि पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था, तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि बिहार में सोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजियों को किसने दिया या किसने प्रदान किया था, तो सही जवाब हो जाएगा मीर जाफर ने, मीर जाफर, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखाना की स्थापना की थी, तो सही जवाब हो जाएगा मुंगेर, विकल्प सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा मुंगेर में। आपका अगला प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो सही जवाब हो जाएगा बी हेक्टर मुनरो ने, हेक्टर मुनरो, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया, तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी 1923 में अस्तित्व में आया था, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है जो 178 नंबर प्रश्न है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति करता है न्यायाधीशों की नियुक्ति, ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि संसद के दो सदनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतराल हो सकता है, तो सही जवाब हो जाएगा 6 माह का अंतराल हो सकता है, विकल्प बी सही जवाब होगा। आपका अगला प्रश्न है कि जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगाया था, तो सही जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, फिरोज शाह तुगलक, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना की वह सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है, तो भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है आपका सेक्शन कहा जाता है, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि वह युक्ति जिसके द्वारा ऊष्मा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, तो ऊष्मा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है आपको, तो ऊष्मा इंजन से, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा हेतु कोशिकीय ईंधन होता है, तो यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जो हम लोग भोजन लेते हैं, जो हमारे चावल लेते हैं ना, इसमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा मिलता है, तो ऊर्जा हमें ज़्यादा मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पुरस्कार है, तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो है आपका रेमन मैग्सेस पुरस्कार, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि मान बुकर पुरस्कार संबंधित है, तो सही जवाब हो जाएगा साहित्य से संबंधित है, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ अवस्थित है, तो सही जवाब हो जाएगा कावारती में अवस्थित है, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि जापान की मुद्रा का क्या नाम है, तो जापान की मुद्रा का जो नाम है आपका येन सही जवाब हो जाएगा, विकल्प सी सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। और तराइन का प्रथम युद्ध आपका हुआ था 1191 में हुआ था, 1191 में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है, तो सही जवाब हो जाएगा गीतांजलि, चित्रा, पोस्ट ऑफिस, ये तीनों रचित है, तो विकल्प डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ये सभी। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि कानपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो कानपुर जो है ना वो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि सूरजकुंड मेला कहाँ आयोजित होता है, तो सूरजकुंड मेला कहाँ आयोजित होता है, तो ये राजस्थान के फरीदाबाद में आयोजित होता है, राजस्थान के फरीदाबाद में, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि जकार्ता किस देश की राजधानी है, तो जकार्ता है आपका इंडोनेशिया, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि रिंगिट किस देश की मुद्रा है, तो रिंगिट जो है आपका विकल्प ए मलेशिया देश की मुद्रा है, ठीक है, मलेशिया की। आपका अगला प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन स्थल लोथल, यहाँ पे लोथल होगा, लोथल किन नदी के किनारे स्थित था, तो सही जवाब हो जाएगा भोगवा नदी के किनारे स्थित था, भोगवा नदी के किनारे। आपका अगला प्रश्न है कि आतंकवाद विरोध दिवस
किस दिन मनाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा 21 मई के दिन मनाया जाता है, 21 मई के दिन। आपका अगला प्रश्न है कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, 7 दिसंबर के दिन सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी के दिन मनाया जाता है, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देश के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो ये कहे थे आपके सुभाष चंद्र बोस ने बोले थे, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस कहे थे ये कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था कब? तो 1943 में दिया था, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। ये प्रश्न रिपीट किया हुआ है। अगला जो प्रश्न है कि दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, 1972 में आरंभ किया गया था। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो सही जवाब हो जाएगा भारत में है, विकल्प ए सही जवाब यहाँ पे होगा। आपका अगला प्रश्न है कि मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या होता है? तो दोस्तों एसटीडी कोड है मुंबई महानगर का 022 यहाँ पे एसटीडी कोड है मुंबई महानगर का। इसको याद करके रखिए क्योंकि महानगर नगरी जो है मुंबई ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है जो 204 नंबर प्रश्न है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा भोपाल में स्थित है। अब भोपाल है कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान स्थित जावर की खानें किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर विकल्प ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा सड़क परिवहन से संबंधित है, विकल्प ए सही जवाब यहाँ पे होगा। आपका अगला प्रश्न है कि भारत खंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा लखनऊ में है। भारत खंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। आपका जो अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2025 में एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित की गई थी? तो सही जवाब हो जाएगा दिल्ली में आयोजित की गई थी, विकल्प ए सही जवाब यहाँ पे होगा। आपका अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2025 में ही आयोजित पुणे फिडे महिला ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो सही जवाब हो जाएगा केनेरू हम्पी ने जीता है, विकल्प बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि विश्व पृथ्वी दिवस 2025 का विषय क्या है, ठीक है। यहाँ पे विश्व पृथ्वी दिवस 2025 का विषय क्या है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारी शक्ति हमारा ग्रह, विकल्प बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा मौलाना आज़ाद, विकल्प डी सही जवाब यहाँ पे होगा। आपका अगला प्रश्न है कि लाला लाजपत राय किस पुस्तक के लेखक हैं? तो सही जवाब हो जाएगा दुखी आत्मा पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय, ठीक है। अगला प्रश्न है कि क्राइम एंड पनिशमेंट किसके द्वारा लिखा गया था? तो सही जवाब हो जाएगा फ्योडर दोस्तोवस्की, विकल्प बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो मिर्जा गालिब ने देखा था, विकल्प सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए कुंवर सिंह ने किया था, कुंवर सिंह, विकल्प ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि सेंट्रल आयोग का संबंध किससे है? तो आपको पता है कि ये ब्रिटिश सरकार ने लागू किया था और शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए। तो ये जो सेंट्रल आयोग है ये शिक्षा से संबंधित है, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है फतेहपुर सीकरी, ठीक है। और फतेहपुर सीकरी को बनवाया किसने था? तो अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस बर्तन में गर्म दूध डालकर पीना नुकसानदायक है? तो गर्म दूध नहीं डालकर पीना चाहिए किस बर्तन में? तो एल्युमिनियम के जो बर्तन होते हैं उसमें नहीं पीना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं।
ताजमहल को किस शासक ने बनवाया था? तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, शाहजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, फ्लिपकार्ट किस देश की कंपनी है? तो दोस्तों फ्लिपकार्ट जो है ना, ये आपका भारत के पहले कंपनी थी, पहले भारत की कंपनी थी, ठीक है, भारत की ई कॉमर्स कंपनी थी, लेकिन अमेरिका ने खरीद लिया, तो अभी वर्तमान में अमेरिका की ये फ्लिपकार्ट कंपनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में पुलिस किसे गिरफ्तार नहीं कर सकती है? तो सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं कर सकती है, विकल्प बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, यहाँ पे विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चांद पर कौन सा पौधा सबसे पहले उगाया गया था? तो चांद पे सबसे पहली बार उगाया गया था आपको कपास। देखिए दोस्तों, कपास और आलू को एक साथ ले गया गया था, ठीक है, लेकिन पहले कपास को उगाने में ही सफलता प्राप्त हुई, तो विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा कपास, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च यहाँ पे कहीं होगा, सॉरी 22 अप्रैल के दिन यहाँ पे पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ठीक है, विकल्प ए सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा पद्मा के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे विकल्प बी सही जवाब यहाँ पे होगा। आपका अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट स्थित है आपका नेपाल में है, ठीक है, विकल्प ए सही जवाब यहाँ पे होगा। भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भारत में ही है ताजमहल, ठीक है, ये स्थित है आपका यमुना नदी के किनारे, ठीक है। ताजमहल बहुत सुंदर है, लेकिन यमुना नदी बहुत गंदा, ठीक है, और यहाँ की सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जिस नदी के किनारे बसा है उसको साफ सुथरा रखा जाए। चलिए अगला प्रश्न है कि झूठ बोलने पर शरीर का कौन सा अंग गर्म हो जाता है? तो सही जवाब है कान जो है ना, ये गर्म हो जाता है, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि कम उम्र में सफ़ेद बाल किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो दोस्तों यहाँ पे विटामिन B12 की कमी के कारण होता है, ठीक है, विकल्प सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। लेकिन अगर पता है कि किसी भी युवक का जो बाल है जो सफ़ेद होने लगता है, और ये पता भी है कि विटामिन B12 से ये हो रहा है, तो फिर भी डॉक्टर इसको ठीक नहीं कर पाते हैं, ठीक है, बड़ी दुख है ससुर। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क मंदिर जो स्थित है आपका उड़ीसा में स्थित है, विकल्प ए सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान नामक गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे बिहार, ठीक है, बिहार राज्य में एक पाकिस्तान नामक गाँव है, जो ये बिहार का पूर्वी क्षेत्र है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है, ठीक है, वो पश्चिम बंगाल के साइड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। 232 नंबर प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में विशाखापत्तनम बंदरगाह स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश में स्थित है, विकल्प डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH आपको 44। ये जो NH 144 है ना, ये आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं कि सरदार पटेल प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा गुजरात राज्य में स्थित है, विकल्प ए सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की थी? तो दमित्री मेंडलीफ ने की थी आधुनिक आवर्त सारणी का खोज, ठीक है, व्यवस्थित किया था। अगला प्रश्न है कि 9-2-11 हो जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो भाग जाना, ठीक है, विकल्प ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा भाग जाना। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री का नाम क्या है? तो विश्व की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री का नाम है आपके हॉलीवुड। जो आप अंग्रेजी फिल्में देखते हो ना, हॉलीवुड, जैसे थॉर, आयरन मैन, इन्फिनिटी गेम, एंड गेम, ये सब फिल्में जो हॉलीवुड बनाता है, ठीक है, तो ये विश्व की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है। अगला प्रश्न की बात करते हैं कि गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्कंद गुप्त ने किया था, विकल्प डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, ये जो छोटी आंत है, ठीक है, ये छोटी आंत है, मान लीजिए यहाँ पे खाना बचता है, तो यहाँ पे देखिए एक थैली निकलती है इस तरह से, और ये बड़ी आंत में जाती है,
ठीक है, और यहाँ से निकास द्वार होता है। तो ये छोटी आंत और यहाँ से निकलती है जंक्शन जो बड़ी आंत में के लिए। तो ये इस थैली यहाँ पे होता है उसको कहा जाता है हमारा अंधांत्र, अंधांत्र, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि खड़कवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो खड़कवासला बांध जो है ना भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी होती है, काली मिट्टी उपयुक्त होती है। दोस्तों क्या ये मान लिया जाए कि चंद्रमा पर काली मिट्टी है, क्योंकि कपास तो जल्दी उग गया था चंद्रमा पे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी 1969 में हुई थी, ठीक है। दोस्तों वीडियो पसंद रहे तो वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़। अगला प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तो टोटल आपके तट रेखा से, तट रेखा का मतलब समुद्री क्षेत्र से लगे हुए हैं, तो टोटल 9 राज्य जो है लगे हुए हैं। आपका अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता हैं, तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो भाई विकल्प डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। विकल्प डी हो जाएगा जे थॉमसन, ठीक है। विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता। आपका अगला प्रश्न है कि हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी केशव दास को माना जाता है, ठीक है, केशव दास को माना जाता है। आपका अगला प्रश्न है कि पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में कौन सी मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? तो पाई जाती है लाल मिट्टी पाई जाती है। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो वो आपका बांग्लादेश का लिखा है। विकल्प डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा महानदी पर स्थित है, महानदी पर स्थित है। विकल्प डी बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग इनमें से कौन से राज्य में उपस्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा जम्मू और कश्मीर राज्य में उपस्थित है, ठीक है। तो जम्मू और कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला प्रश्न है कि राज्यों का निर्माण किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी अनुच्छेद 3 के तहत राज्यों का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता की गुफाएं स्थित है विकल्प सी महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है? तो बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है आपके, ये आदिवासी द्वारा किया जाता है, मेघालय राज्य में प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि मोबाइल फ़ोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया था? तो मोबाइल फ़ोन पर अर्थात किस बैंक ने ऐप लॉन्च किया पहली बार मोबाइल में? तो ये आपका ICICI बैंक, ICICI बैंक ने लॉन्च किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? प्रस्तावना होता है क्या है दोस्तों? ये संविधान में होता है और ये बोला जाता है प्रस्तावना में कि हम भारत के लोग। तो कभी कभी ये प्रश्न पूछता है कि जो प्रस्तावना है किस शब्द से शुरू होता है? तो हम भारत के लोग से शुरू होता है, हम भारत के लोग, ठीक है। तो ये जो प्रस्तावना है लिया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है। विकल्प डी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी 1953 में गठन किया गया था। विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पांडिचेरी अर्थात पुदुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी राइट आंसर हो जाएगा 1962 में। दोस्तों 1954 में ही पुदुचेरी जो है भारत का हिस्सा हो गया था, लेकिन ये आधिकारिक रूप से नहीं हुआ था, आधिकारिक रूप से 1962 में हुआ था, ठीक है। और ये शामिल हो गया था 1954 में, लेकिन आधिकारिक रूप से 1962 में। तो आपको 1962 ही आंसर करना है। अगला प्रश्न है, बात करते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो सही जवाब हो जाएगा फैजल अली थे, फैजल अली यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा टेनिस से संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा हॉकी से संबंधित है, सुल्तान अजलान शाह कप, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है कि एसेज ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? दोस्तों एसेज जो ट्रॉफी है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में टेस्ट क्रिकेट होता है, ठीक है, टेस्ट होता है,
इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। तो ये जो क्रिकेट से संबंधित है, विकल्प डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो अगला प्रश्न है कि थाईलैंड की राजधानी कौन सी है, तो थाईलैंड की जो राजधानी है आपका राइट आंसर हो जाएगा बैंकॉक। बैंकॉक है, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। 264 नंबर प्रश्न है कि 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी, तो सही जवाब हो जाएगा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़, विकल्प सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन तुजुक जहांगीरी के लेखक थे, तो सही जवाब हो जाएगा खुद जहांगीर ने। ठीक है, इन्होंने लिखा था तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है, तो सबसे बड़ा संपत्ति वाला राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो सही जवाब हो जाएगा भारत में है। ठीक है, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। तो हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था, तो सही जवाब हो जाएगा महबूब उल हक ने तैयार किया था, और ये पाकिस्तान के रहने वाले थे, इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है, तो भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है आपका रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, विकल्प बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका अध्यक्ष होता है आपका प्रधानमंत्री। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है, तो सही जवाब हो जाएगा कंप्यूटर। विकल्प सी यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे विकल्प ए 15 मार्च 1950 को आयोजित किया गया था, और इस योजना आयोग के द्वारा देश में पंचवर्षीय योजनाएं लागू होती थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू किया गया था 1951 में, 1951 में लागू किया गया था, और ये 51 से लेकर 1956 तक चला था। इसमें कृषि पे ज़्यादा जोर दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो ये पटना का है। पटना एक जिला है। ठीक है, और इनकी जो प्रति व्यक्ति आय है सबसे ज़्यादा अधिक है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था, तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी 1949 में हुआ था। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है, तो सही जवाब हो जाएगा पत्र मुद्रा। पत्र मुद्रा का होता है कागजी मुद्रा, जैसे कि 100, 200, 500 का नोट सबसे ज़्यादा चलते हैं। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न है कि किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ, तो सही जवाब हो जाएगा चांदी और सोना का सबसे ज़्यादा उपयोग हुआ था, लेकिन ये इतिहास में इस्तेमाल होता था। जो राजा महाराजा होते थे वो लोग चांदी और सोना का इस्तेमाल करते थे मुद्रा के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है, तो टक्का। टक्का नाम है। विकल्प सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सहकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था, तो सही जवाब हो जाएगा आरजी सराया के नेतृत्व में किया गया था। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था, तो सही जवाब हो जाएगा 1904 में प्रारंभ हुआ था। विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया कब शुरू हुई, तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए 1951 से शुरू हुई थी। आपका अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता आंदोलन का प्रवर्तक किसको माना जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी रॉल्फ नादर को माना जाता है। रॉल्फ नादर को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी 15 मार्च को मनाया जाता है। 15 मार्च को मनाया जाता है उपभोक्ता अधिकार दिवस। अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी, तो सही जवाब हो जाएगा इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा किस देश में हुई थी, तो सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन से रिपीट है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे इंग्लैंड हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि बिहार में सेवा का अधिकार किस वर्ष लागू क्यों हुआ, तो सही जवाब हो जाएगा 2011 में। 2011 में बिहार में सेवा का अधिकार लागू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन अर्थात आईएसओ का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में है। जिनेवा में है। विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व मौसम विभाग संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये भी आपका जिनेवा में ही है। विकल्प ए सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा मनीला में स्थित है, मनीला में स्थित है, विकल्प ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान समाचार एजेंसी का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा नोएडा में अवस्थित है, विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो सही जवाब हो जाएगा वर्ष 1947 में हुई थी, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि शोगात्सु 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 किस देश का नव पर्व त्यौहार है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी जापान का। ठीक है, इसको नाम याद रखिएगा, शोगात्सु। ठीक है, जापान की एक नव वर्ष त्यौहार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश को हर्मिट किंगडम के नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा उत्तर कोरिया को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है महिला अंतरिक्ष यात्री नोरा अल मातरोशी किस देश से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात से संबंधित है, विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एशियाई विकास बैंक अर्थात ADB की स्थापना कब की गई? तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी 19 दिसंबर 1966 को। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है कि काजी नजरुल इस्लाम किस देश के राष्ट्रीय कवि थे? तो सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी बांग्लादेश के काजी नजरुल इस्लाम जो थे आपके बांग्लादेश के राष्ट्रीय कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि दुनिया के किस एकमात्र देश का ध्वज वर्गाकार या आयताकार नहीं है? तो वर्गाकार या आयताकार नहीं है किसका? तो नेपाल का। और नेपाल को जानते हो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से झंडा इनका है, तो ना ये वर्गाकार है और ना ही आयताकार है। अगला प्रश्न है कि विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो अंटार्कटिका। और जानते हो अंटार्कटिका बर्फ़ से ढका हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ वैज्ञानिक सर्वे किए जाते हैं, लोग घूमने के लिए नहीं जाते हैं, कम मात्रा में जाते हैं, पाबंदी लगाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि 1858 का महारानी का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया? 1858 का महारानी का घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया था? तो ये लखनऊ में पढ़ा गया था, विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है कि भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वी समुद्री तट अर्थात जिधर बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल है, तो उसको जाना जाता है आपका कोरोमंडल तट के नाम से, कोरोमंडल तट के नाम से। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका अगला प्रश्न है कि काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी होता है? तो ये आपका कपास के लिए होता है, कपास के लिए। तो दोस्तों ये रहे टोटल 300 प्रश्न जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। इसमें से कुछ प्रश्न जरूर आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास पहुंच जाए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।